नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपका जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 25 वीडियो आने वाली है, तो इस 25 में से आप 9वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 8 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, शुरू से अंत तक सभी वीडियो सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, आपको इसकी फ़ायदा जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी। एक निवेदन है दोस्तों, इस चैनल पे मैं अकेले ही पढ़ाता हूं, तो जो भी कंटेंट, अब मैं तो बहुत सारे वीडियो नहीं अपलोड करता, अधिक से अधिक 2 वीडियो एक दिन में, वो भी सप्ताह में 1 दिन, अन्यथा एक वीडियो पर डे। तो आपको जो है आपको अटेंड करना है एक संपूर्ण फायदा के लिए, क्योंकि मैं जो चीज़ कल के क्लास में पढ़ा दिया शायद वो फिर से रिपीट ना करूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास पहले प्रश्नों के साथ। एक प्रश्न के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट आपके लिए रामबाण की तरह कार्य करेगा आने वाले सभी एग्जाम में। चलिए, पहला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं तथा वायसराय या गवर्नर जनरल के साथ किसका मिलान सही किया गया है ना, कि जो घटना घटी और उस समय कौन थे अंग्रेज शासक, उसके साथ मिलान किसका सही है। काकोरी हत्याकांड, लॉर्ड रीडिंग, जालियांवाला बाग हत्याकांड, लॉर्ड मिंटो, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड रिपन, सती प्रथा कांड, लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जो काकोरी हत्याकांड हुआ था ये 1925 में हुआ था। आप सभी जानते हैं काकोरी हत्याकांड जो है देश सेवा के उद्देश्य से किया गया था, अंग्रेजों के खजाना लूट के उसे जो है स्वतंत्रता के काम में लगाने हेतु। तो इसके नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल और उनके सहयोगी। कब होती है? 1925 में। अब ये काकोरी ट्रेन हादसा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रख दिया गया है। तो ये भी एक नई क्वेश्चन है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे अन्य ऑप्शन के, यानी फैक्ट की, है ना। तो फैक्ट की बात करेंगे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका होता है जी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उस समय अंग्रेज कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों होती है? तो रॉलेट एक्ट नामक एक कानून आया था। इस रॉलेट एक्ट को बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा गया है, साथ ही साथ इसे काला कानून भी कहा गया है। इस कानून में ऐसी जो है प्रावधान की गई थी अंग्रेजों के द्वारा कि अगर किसी पे आपको शक आ रहा है तो शक के दायरे में आप बिना कोई नोटिस के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। और इसी कानून को फॉलो करते हुए अंग्रेज के अधिकारी के कहने पर जो है सेनाओं ने भारत के कुछ नेतागण को जो है उस समय गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें सैफुद्दीन किचलू हेड हुआ करते थे, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिए थे। ठीक है, तो जो उनको गिरफ्तार किए तो जालियांवाला बाग में एक बैठक बुलाई गई इसी बात पे विचार विमर्श करने के लिए कि आगे हम क्या करेंगे। तभी जनरल लॉर्ड डायर को मुखबिरी की जाती है और वो गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। ठीक है, तो ये होती है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो एक काला दिन है हमारे भारतीय इतिहास में। ये जालियांवाला बाग कहाँ पे है? तो अमृतसर में है। इसमें एंट्री और एग्जिट के लिए एक सिंगल गेट ही है। ठीक है भाई, आज भी जो गोली की निशान है इसके दीवार पे देखा जा सकता है। इनके अलावा जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट होता है, इंडियन आर्म्स एक्ट होता है, ये दोनों के दोनों का ईस्वी सेम होता है 1878। और उस समय अंग्रेज कौन थे? तो लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन अंग्रेज हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा ये जो वर्नाक्युलर एक्ट है ये क्या था? तो भारत की जो प्रेस होती है, प्रेस मतलब आप समझ रहे हैं ना, पत्रकारिता वगैरह, मीडिया वगैरह समझ लीजिए, तो इस पे अंकुश लगाने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लाया गया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ये अलग से एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो 1878 में किसके समय? लिटन के समय आया था। सती प्रथा का अंत, सती प्रथा एक बहुत ही हमारे ख्याल में बहुत ही मतलब बैड कह सकते हैं इसको, तो ये 1829 में इसका नाश किया कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, लेकिन इसमें प्रयासरत रहे राजा राम मोहन राय भी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का अग्रदूत, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय 1815 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इत्यादि से जुड़े हुए हैं, है ना, राजा राम मोहन राय। बाद में कि राजा राम मोहन राय पत्र का मतलब लेखन का कार्य भी किए, संवाद, कौमुदी, मिरातुल अखबार, ये सब जो है राजा राम मोहन राय के राइटिंग में से है। इनके अलावा राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है देश के बाहर हुआ था, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें दिया गया था। डलहौजी के काल में भारत के रेल की परिचालन होती है 1853 में,
इसके अलावा वुड के डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये 1854 में, राज हड़प नीति 1848 में, और सबसे पहले हड़पा गया राज सतारा था, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब जो है डलहौजी के काल में हुआ था, जिसमें रेलवे सबसे अच्छा चीज जो है, अंग्रेजों ने कुछ भी छोड़ के गया यहाँ पे, तो रेलवे सबसे अच्छा आप कह सकते हैं कि उनका सबसे बड़ा योगदान है। इनके अलावा जो है 1857 का प्रसिद्ध विद्रोह, ये कैनिंग के समय होता है, और ये कैनिंग है जो गवर्नर जनरल के पोस्ट से वायसराय के पोस्ट पे जो है आपका प्रमोट होने वाले अधिकारी पहले हैं, ठीक है, यानी पहला वायसराय है इंडिया का, क्योंकि इसके बाद जो है गवर्नर जनरल की पोस्ट को सरेंडर करते हुए पोस्ट का नाम बदल दिया गया, वायसराय कर दिया गया, है ना। 1855 में जो संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के द्वारा हुआ था, तो ये भी आपका जो है कैनिंग के काल में ही हुआ था। एक एक बात जो मौखिक रूप से फैक्ट है उन्हें भी ध्यान कान खोल के सुनिएगा। बाद में कि अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो आपको सब चीज, मेरा जितनी भी कहा गया बात है, आप जब पीडीएफ को रीड करेंगे वीडियो देखने के बाद, तो मेरी सारी बात आपके कान में गूंजेंगे, और यही एग्जाम तक मतलब ले चलूंगा इस सफर को। इसीलिए इतनी बार जो है रिपीट करता हूँ, छोटी से छोटी क्वेश्चन लेके बड़ी से बड़ी चीजों को रिलेट करता हूँ ताकि आपको याद रह पाए, है ना। इस रिलेट विधि की सबसे ज्यादा फायदा एक ईश्वर कुमार नामक बालक है ना। देखते होंगे इसका आप कमेंट, जब भी मैं कुछ पूछूं ना तो हम जितना फैक्ट देते हैं उससे 2 क्लास आगे फैक्ट देता है। चलो ये चीज ना पूरा तरीके से रम गया है कि कैसे रिलेशन विधि से कोई चीज को याद रखा जाता है ना, रिलेट करके लिंकिंग प्रोसेस से। तो आप लोगों को भी समझना है, अगर ऐसे एक बार आपने मतलब समझ गए कि कैसे याद रखा जाता है तो आप कभी नहीं भूलेंगे जब तक जिंदगी है। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूं, है ना। इनके अलावा भारत में पहली बार सांप्रदायिक चुनाव को जो है मिंटो के काल में, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 को कहा जाता है, तो इन्हीं के काल में इंट्रोड्यूस करवाए गए सांप्रदायिक चुनाव, आप समझते हैं। इनके अलावा 1909 के अधिनियम को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, और 1919 के अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा जाता है। इसमें दो आदमी का नाम है मॉर्ले मिंटो, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो जो पहला नाम है वो सचिव हुआ करता था, उस समय एक सचिव की पोस्ट क्रिएट किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और दूसरा जो हुआ करता था वायसराय हुआ करता था, ठीक है। इनके अलावा प्रांत में द्वैध शासन, प्रांत मतलब क्षेत्र विशेष से है, तो प्रांत में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के अनुसार लगाया गया था, और 1935 के अधिनियम के अनुसार ये जो प्रांत में द्वैध शासन लगाया गया था इसे समाप्त कर दिया गया, तथा केंद्र स्तर पे द्वैध शासन लगाया गया 1935 भारत सरकार अधिनियम के थ्रू। इसी अधिनियम का हमारे संविधान पे सबसे अधिक गहरा प्रभाव है, सबसे अधिक छाप जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही है हमारे संविधान के ऊपर। हालांकि हम कई देशों से तथ्यों को जो है अडॉप्ट किए हैं। इनके अलावा अगला प्रश्न है कि वह कौन सी बेरोजगारी है जिसमें लोगों द्वारा एक काम से दूसरे काम में जब मूव करता है तो इस प्रक्रिया में जो आपका अर्थव्यवस्था, इस प्रक्रिया में जो आपका बेरोजगारी उत्पन्न होती है अर्थव्यवस्था में, उसे क्या कहा जाता है। ये मैं अपने शब्दों में व्यक्त किया हूं, एक्चुअली ये क्वेश्चन ओरिजिनली बुक के भाषा में लिखा गया है, ठीक है भाई, कि जब एक काम से दूसरे काम में आप मूव करते हो तो उसके कारण जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की सामना करनी पड़ती है उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं, तो प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी इसका नाम दिया गया है। प्रतिरोध मतलब रुकावट होता ही है, और प्रतिरोध का मात्रक फिजिक्स में क्या होता है भैया, ओम होता है। ओम का साइन इस प्रकार से होता है, याद आ गया तो बहुत बढ़िया। प्रतिरोधकता का मात्रक मैंने आपको बताया था कि ओम मीटर मारना, खाली ओम मार के आओगे तो दिक्कत हो जाएगा। बाद बाकी ओम का नियम मैंने V बराबर IR से आपको न्यूमेरिकल बना के समझाया था। न्यूमेरिकल V आपका विभव या विभवांतर I करंट, और आपका R जो है रेसिस्टेंस है, इस सूत्र में रखना है। लेकिन बड़ी बात ये बताया था कि जब आपका कोई भी सर्किट में, है ना, रेसिस्टेंस पैरेलल में जोड़ रहा है कि सीरीज में जोड़ रहा है, ये डिपेंड करता है। मान लीजिए यहाँ पे पैरेलल में जुड़ा हुआ है रेसिस्टेंस, ये आपका बैटरी से जुड़ा हुआ है 12 वोल्ट के बैटरी से, ये 2-2 ओम के 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो है प्रवाहित धारा का मान निकालना है तो सीधे रख दीजिएगा 2-2-4, तो गलती हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल में है। तो 1/R बराबर मैंने कहा था 1/R1 प्लस 1/R2, जितना रेसिस्टेंस रहेगा उसको जोड़ना है, और तब जो ये समतुल्य R का मान निकलेगा उसको इसमें रखना है, समझ लिए। और समांतर में बताया था कि सीधे सीधे जोड़ देना है ना, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, रिपीटिशन तो करवाऊंगा ही। बाद में कि गुरुजी तो बहुत है पढ़ाने के लिए, मैं आपको याद करवाने और नौकरी दिलाने तक की जिम्मा लेता हूं मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा वर्ष के कुछ खास समय में आने वाली बेरोजगारी, जिसमें माल और सेवाओं की मांग जो जनरली सामान्य दिन में जितनी होती है उससे जो घट जाती है, और इस
कारण से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है दादा? मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। ये वर्ष के कुछ ऐसे समय होते हैं, इसका टाइम फिक्स होता है, और खास करके जो एग्रीकल्चर वाला आपका जो भी क्रियाकलाप होता है वहां पे इस प्रकार की बेरोजगारी काफी देखी जाती है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों में। कौन सा? मौसमी बेरोजगारी। इसके अलावा वह बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में आए गतिरोध या उतार चढ़ाव कह सकते हो, इनके कारण की कभी जो है ना शेयर बाजार के जैसा कभी ऊपर उठा कभी नीचे गिर गया, इस सब में मत पड़ना भैया, ऐसे ही मुंह से निकल गया। ये सब बहुत खतरनाक चीज है, खास करके स्टूडेंट लाइफ में। कभी भी ये जो ट्रेडिंग ब्रेडिंग का एप्लीकेशन का जो प्रचार वगैरह आता रहता है उस पर कभी भी फोकस न करें, कभी भी इस चीज में न पड़े, नहीं तो आपकी पढ़ाई सारी चौपट हो जाएगी। हमारे साथ काम करने वाले कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, इन सब के चीजों में जो है बहुत ज्यादा लिप्त हो गए हैं और जहां तक जो है नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, डिक्लाइन ही होता है। ठीक है, तो इस सब में मत पड़ना। फिर बाद में कि मैं आपको बताता हूं कि वह बेरोजगारी जो आपके अर्थव्यवस्था में आए उतार चढ़ाव के कारण, हालांकि ये लीगल है इंडिया में फिर भी, है ना, तो अर्थव्यवस्था में आए उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है ये आपका दादा चक्रीय बेरोजगारी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? चक्रीय बेरोजगारी। वह बेरोजगारी जिसमें कम उत्पादन वाले फार्म में, फार्म से यहाँ क्या मतलब है समझ गए होंगे, कोई कंपनी कोई कल कारखाना जहाँ पे कम उत्पादकता या उत्पादन वाले फॉर्म में अधिक आदमी काम पे रखे गए हो, अधिक श्रमिक लगे हुए हो, तो इससे जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं दादा प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब इससे बेरोजगारी कैसे उत्पन्न होती है? मान लीजिए एक आदमी एक दिन में एक चटाई बना सकता है, एक कंपनी है ना उस एरिया में 10 चटाई रोजाना सप्लाई करता है और आदमी रखे हैं काम पे 15, है ना, तो इसका मतलब आदमी जो है वो श्रमिक जो है अपने क्षमता का पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाता है, अपने क्षमता के अनुसार कार्य प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, और ऐसी स्थिति में उस आदमी के पास मजबूरी होता है, ऑप्शन नहीं होता है, तो उसको क्या लगता है मैं रोजगार में हूं, लेकिन वो वास्तविक रूप से क्या हो रहा होता है? बेरोजगार। तो इसी के लिए इसका नाम क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न मतलब छुपा से हो गया। इसके अलावा भारत में बेरोजगारी का आकलन कौन करते हैं? जो डाटा तैयार करते हैं, नमूना सर्वेक्षण करते हैं, है ना, ये आपका बेरोजगारी का आंकड़ा लगाता, अनुमान लगाता है। पूर्ण रोजगार का स्तर होता है जिस पर कोई आवर्ती बेरोजगारी नहीं होती है, ये तो नाम से स्पष्ट है, और ये भी क्वेश्चन आपके सीपीओ में पूछा गया है कि पूर्ण रोजगार के स्तर से क्या तात्पर्य है, तो जिसमें कोई आवर्ती बेरोजगारी डिटेक्ट ना हो। इसके अलावा आमतौर पर कृषि के गतिविधि में लगे लोग मौसमी या छिपी हुई बेरोजगारी के अधिकांश सामना करते हैं। ठीक है, तो जो मौसमी बेरोजगारी मैंने बताई, जैसे कृषि सेक्टर एग्रीकल्चर में ज्यादा आता है और समय इसका क्योंकि फिक्स होता है। इनके अलावा पीडीएफ प्लान के बारे में थोड़ा सा एक लाइन, पीडीएफ का लिंक है, ये पीडीएफ का लिंक नहीं है, व्हाट्सएप का लिंक है। व्हाट्सएप मतलब समझ रहे हैं ना, वो एप्लीकेशन चैट करने वाला सोशल मीडिया वाला, उसकी लिंक है, वो क्लिक करके आपको पीडीएफ या हाई लिख के भेजना है, उधर से एक आपका ग्रीटिंग मैसेज आएगा जिसमें आपको पीडीएफ के बारे में टोटल जानकारी मिल जाएगी। हमारे यहाँ अगर जो बच्चे ये सब जाने, जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बात करते हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, मैं कहूंगा 60 रुपए की पीडीएफ खरीदिए, 60 रुपए में आपकी एसएससी पार हो जाएगी। अगर आपने प्लेलिस्ट की वीडियो भी वॉच कर लिया और आपने पीडीएफ भी अच्छे से जेहन में रख लिया और मेरे द्वारा दिए गए जो रोजाना कंटेंट को भी आप निरंतर फॉलो कर रहे हो, साथ ही साथ मैं मौखिक रूप से जो बता रहा हूं उसे भी कहीं ना कहीं ध्यान में रख लिए, तो आपका काम एकदम 100% हो जाएगा। गारंटी 80% से अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। ये 60 रुपया में आपको क्या मिलता है ना, 57 मिल जाएगा पुराने, है ना, और अभी जो 35 क्लास का एसएससी का सीरीज चल रहा है ये मिल जाएगा, टॉपिक वाइज मुफ्त मिल जाएगा। ठीक है, ये रेडी मिल जाएगा 57 वाला, 35 में से 11 क्लास हो गए, टॉपिक वाइज रेडी मिल जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा अगर और खर्च करना चाहे 10-5 रुपया, है ना, तो 70 रुपया में इसके साथ एक 21 क्लास का और पीडीएफ मिल जाएगा। अगर ये 70 रुपया वाला एसएससी की, जो बच्चे खाली एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए बता रहा हूं, तो 70 रुपया काफी होगा आपके तैयारी के लिए, बाद बाकी करेंट से तो आप जुड़े ही होंगे। ठीक है, इनके अलावा अगर आप एसएससी के अलावा राज्य सरकार के भी एग्जाम देते हो तो 90 इतना जितना बताओ उतना में मिलेगा ही। एक यूपी पुलिस का, बिहार का चल रहा है, उसमें जो है यूपी और बिहार का कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक है, बाद बाकी सारा क्वेश्चन हर जगह काम करेगा। तो आपके हिसाब से है, जैसा देख लीजिएगा, ये नंबर भी है, लिंक भी दिया गया, बात कर लीजिएगा। ठीक है, इनके अलावा पहली बार राष्ट्रीय खेलो पैरा गेम कहाँ खेला गया था, ये था लगा के मैंने थोड़ा सा आपको जो है मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ। देखिए जो खेलो इंडिया गेम है ना, इसकी 12वीं संस्करण है। 12वीं मतलब क्या, पूरा जोड़ लीजिए, खेलो
खेलो इंडिया यूथ गेम 5 बार हुआ है, एक बार स्कूल गेम के नाम से और 4 बार यूथ गेम के नाम से, तो 5 बार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 3 बार हो चुका, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 3 बार हो चुका, और खेलो इंडिया पैरा गेम 1 बार हुआ है। तो 3 3 6 5 11 और एक ये 12वां खेल था। तो अगर आपसे पूछे कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत खेलो इंडिया पैरा गेम का क्रमांक क्या है, तो 12वां बताइएगा, है ना। या फिर खेलो इंडिया पैरा गेम पहला है, अगर फ्रेश में बात करें तो, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे ये 12वां हुआ। तो ये पहला एडिशन जो है ये आपका दिल्ली में हुआ है। 2023 में आपका पहला जनजातीय खेल महोत्सव भी हुआ था, जो आपका कहाँ पे, ओडिशा के अंदर हुआ था। तो ये एक अलग चीज है और ये अलग चीज है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली हो गया। भारत में खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2017 में हुआ था। खेलो इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके अलावा पहली बार खेलो इंडिया गेम जो है खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से 2018 में कराया गया था दिल्ली के अंदर। फिर 2019 में इस खेलो इंडिया स्कूल गेम का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया, जो हम लेटेस्ट में देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 5वां संस्करण है 2023 में, ये मध्य प्रदेश के 8 शहरों में कराए गए, जहां पर महाराष्ट्र आपका विजेता रहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए महाराष्ट्र जो है 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का भी विजेता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 यानी 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के भी विजेता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र दोनों जगह विजेता है। इनके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, पहली बार 2020 में हुआ, कहाँ पे, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। और पहला जो एडिशन हुआ था ना, उसका भी विजेता पंजाबी यूनिवर्सिटी है। और जो आखिरी हुआ है तीसरा 2023 में 3rd एडिशन उत्तर प्रदेश में कराया गया, तो इसके भी विजेता पंजाब ही यूनिवर्सिटी है, ध्यान रहेगी ना। इसके अलावा पहले शीतकालीन खेलो इंडिया गेम की शुरुआत जो है शीतकालीन ठंडा वाला 2020 में गुलमर्गा में हुआ था। अब गुलमर्गा एक गुलबर्गा है, तो बताइएगा गुलबर्गा कहाँ है। इसके अलावा जो तीसरी खेलो इंडिया शीतकालीन गेम है, ये भी गुलमर्गा में ही हुई। इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम जो इस क्वेश्चन का आधार है, इसमें कितने खेल को शामिल किया गया था, कल या परसों की क्लास में मैंने ये प्रश्न आपको बताया था। तो इसमें 7 खेलों को शामिल किया गया था। आपसे 110% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है शामिल नहीं था खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में। ठीक है, ये गांठ बांध लो कहीं पे, ये लोग बांध दिए गांठ, है ना भैया। तो ये लिख लीजिएगा, ये 7 गेम जरूर याद रखिएगा। पैरा एथलेटिक्स निशानेबाजी, है ना, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन, ये 7 याद रखिएगा। एगो इसमें से जो है अटपटा सा देगा, हो सकता है पैरा क्रिकेट दे दे, है ना, तो आपको वहां पे छांटना है। इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में पहला स्थान जो है हरियाणा को मिला, टोटल 105 पदक, जिसमें 40 गो स्वर्ण, 39 को रजत और 26 को कांस्य मिला था। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को 62 पदकों के साथ, और तीसरा स्थान जो है मिला है किसको, तमिलनाडु को। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के लिए शुभंकर उज्ज्वला को रखा गया था, जो एगो गोरैया बगरा के नाम पे रखा गया है। हमारे गांव घर में गोरैया को बगरा कहा जाता है। आप लोग बताइएगा विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछे गए हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 दिल्ली के 3 स्टेडियम में कराए गए थे, IG स्टेडियम, शूटिंग रेंज तुगलकाबाद, इसके अलावा JLN स्टेडियम में। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 1952 में कांस्य पदक विजेता ओलंपिक में जो भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहली बार पदक प्राप्त किए थे, KD जादव। तो KD जादव स्टेडियम भारत के किस जो जगह पे है, तो कोई बच्चे ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, इंतजार कर ही रहा हूं, अभी नहीं बताऊंगा। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 कहां पे, दिल्ली में हुआ था। यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 में हुआ था। शीतकालीन गेम की शुरुआत भी 20 में हुआ था। और खेलो इंडिया पैरा गेम पहली बार जो है आपका 23 में हुआ। तो ये सभी के सभी मैंने ऊपर में विथ फैक्ट डिस्कशन कर दिया, और आधुनिक वाले को भी रिलेट किया कि लेटेस्ट वाला कहां हुआ, कौन जीता। इसके अलावा महिला खेलो इंडिया लीग का नाम बदलकर महिला अस्मिता लीग कर दिया गया है। तारीख ए हिंद नामक प्रमुख ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो तारीख ए हिंद जो है अल बरूनी लिखा था। अल बरूनी का ओरिजिनल नाम भी पूछा गया था एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इसका नाम अबू रेहान है। अकबर का ओरिजिनल नाम पूछा जाता है जलालुद्दीन होता है, क्या होता है, जलालुद्दीन, है ना। इसके अलावा बाबर का जहीरुद्दीन, क्या होता है, जहीरुद्दीन, है ना। इसके अलावा जहांगीर का क्या होता है, सलीम। इसके बाद शेरशाह सूरी का क्या होता है, फरीद। इसके बाद जो है आपका सिकंदर लोदी का क्या होता है, निजाम खान।
क्या होता है? निजाम खान। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या होता है? जूना खान या उलुग खान। तो ये सब जो है ओरिजिनल नाम। शाहजहां का क्या होता है? खुर्रम। क्या होता है भैया? खुर्रम। तो ये सब नाम जरूर थोड़ा ध्यान रखें, आपके राज्य सरकार के एग्जाम में काफी पसंद किए जाते हैं प्राचीन नाम को। जैसे गाँव घर में जो है नाम रहेगा गोलू, अब बचपन में कहेगा रे फेंकना, तो ये सब ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत, है ना। इसके अलावा खजान उल्फतू, तारीख दिल्ली, तुगलकनामा, ये सभी के सभी पुस्तक अमीर खुसरो साहब लिखे। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ये अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? किसके साथ भारत आया था? ये भी क्वेश्चन आया था। तो ये आया था आपको मोहम्मद गजनवी के साथ। मोहम्मद गजनवी कौन थे? तो तुर्क थे। कौन थे भैया? तुर्क थे। और ये सुबक्तगीन के पुत्र थे। कौन थे भाई? सुबक्तगीन के पुत्र थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? शम्स ए सिराज। कौन है भैया? शम्स ए सिराज। तारीख यामनी, इसके लेखक हैं उत्तबी। फतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह ने लिखा है। तबकात ए नासरी बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस प्रकार के किताबों में, तो मिनहास उल सिराज है। फतवा ए जहादारी के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। तो ये सब आज हमने प्राचीन किताब को आपको लिखा है यहाँ पे। बाद की इंडिका, रेहला, ये सब तो कई बार हो चुके हैं। कालिदास के जो 2-3 किताब ज्यादा पूछे जाते हैं, ये मैं अभिज्ञान शकुंतलम वगैरह ये सब बता चुका हूँ। प्रेमचंद के बता चुका हूँ, गोदान, ये सब जो है प्राचीन किताब जो है प्रेमचंद के। इनके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर सबका जो बता ही दिए हैं, गोरा, है ना, गार्डनर, ये सब एसपी आपका जो है गीतांजलि, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का। तो ये सब ध्यान रखिएगा। इनके अलावा अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? इस फॉर्म में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपको इकोनॉमिक्स में और एक आपको महासागर को पूछा जाता है कि फला महासागर का आकार किस आकार का है। ठीक है भाई, ये सब ध्यान रखेंगे। आपको झट से क्लिक होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से मार्केट में होते हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा बहुत जो है आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? आपका यू आकार का होगा। क्या होगा भाई? यू आकार का होगा। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र का आकार यू आकार का है। जब उत्पादन की औसत लागत घटती है तब उत्पादन की सीमांत औसत लागत क्या होता है? उसमें कमी आती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा जब किसी वस्तु की मांग जो है एक्स एक्सिस अक्ष के समांतर पैरेलल हो तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? लोच शून्य होगी, कम होगी या पूर्ण होगी? तो बताइएगा पूर्ण लोच होती है। ये फॉर्मेट में क्वेश्चन जैसे लिखा है वैसे ही आपको आंसर 1 लाइनर वे में याद कर लेना है। आपको एग्जाम में इसी प्रकार की क्वेश्चन अर्थशास्त्र से ये वाली फॉर्मेट की जैसे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रखा है आपको काम आएगा। बिना लोच की मांग कैसी होती है? तो शून्य। इसके अलावा जब पूर्ण उत्पादन वर्तमान दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन में क्या होती है? तो वृद्धि होती है। ठीक है भाई, तो ये 3-4 बातें हैं। इसे समझने के लिए लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन फिर अभी 4 लाइन की चीज है, अब डायरेक्ट याद रखिए। इनके अलावा अगला है सुष्मिता मिश्रा, जिसे वर्ष 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह किससे संबंधित है? सुष्मिता मिश्रा जो है कथक नृत्य से संबंधित है, जिसे आपका संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड, ये 2 प्रकार के अवार्ड होते हैं। एगो तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड होता है, एगो संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड होता है, एगो संगीत नाटक अमृत अवार्ड होता है। तो ये जो अमृत अवार्ड वाला है ना, मैंने बता रखा है पहले कि 75 वर्ष के वैसे कलाकार जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है तो उनको ये वाला पुरस्कार दिया जाता है ना। ये अब जो है आपका कला वगैरह के क्षेत्र में तो आप जानते हैं संगीत नाटक अकादमी किस क्षेत्र में देंगे? बिजनेस में, तो आप जान ही रहे। तो ये आपका कथक से संबंधित है। सुष्मिता मिश्रा कथक नृत्य से संबंधित है। कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिससे भारतीय कला के साथ साथ इस्लामी कला का समावेशन देखने को मिलती है। इस नृत्य का संरक्षण जो है बाजिद अली ने किया था, जो अवध के नवाब थे। इनके अलावा कथक नृत्य के अन्य कलाकारों में आएंगे पंडित बिरजू महाराज, ये मजे हुए धुरंधर, इनके अब हमारे बीच नहीं है। नालनी कमालनी अस्थाना, सितारा देवी, सरस्वती सेन, शोभना नारायण, उमा शर्मा, नाहिद सिद्दीकी, लच्छू महाराज, विद्या गौरी अडकर है, ये अडकर, कालका प्रसाद, कुमुदनी लखिया, रोहिणी भाटे, ये सभी के सभी जो हैं किससे संबंधित है? कथक से। जो बच्चे एसएससीएन हैं जरूर ध्यान रखें, ये जो नाम आपके लिए पहली बार है इसे नोट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा पंडित, अच्छा पीडीएफ लीजिएगा तो नोट करने की जरूरत नहीं है। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण 1986 में दिया गया था। पंडित बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन मिश्रा हुआ करता था। इनका निधन 2022 में हुआ था और निधन होने के बाद कम से कम 10 टाइम एग्जाम में आए हैं। इनके अलावा
यह लखनऊ घराने से संबंधित थे, ये ध्यान रखेंगे। वर्ष 2023 के लिए कितने खिलाड़ी को जो कलाकार को जो है आपका संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड दिया गया, तो 84। और कौन प्रदान किए, ये इंपोर्टेंसी रखती है, तो आपका जगदीप धनखड़ साहब। जगदीप धनखड़ साहब कौन है, माननीय उपराष्ट्रपति भारत सरकार वर्तमान। इनके अलावा बहुत ही जो है वेल एजुकेटेड और बढ़िया स्वभाव के लोग हैं। आप बाहर में सोशल मीडिया पे हम लोग ही देख पाते हैं, सामने देखने की तो सौभाग्य नहीं है हमारी, है ना, फिर भी देखते हैं इनकी जो लक्षण है, इनको जो बहुत सारे ऐसे चीज के लिए हाईलाइट किया जाता है, बहुत ही सामाजिक जैसे दिखते भी है। अभी हाल में ही एक मैंने शॉर्ट वीडियो देखा था जिसमें अनुराग ठाकुर का टोपी जो है वो सीधा कर रहे हैं, तो बताइए। इनके अलावा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में किया गया था, दिल्ली में है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में एक बार पूछा गया आपके CHSL के एग्जाम पिछली साल वाले में कि कितनी राशि दी जाती है। देखिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में 1 लाख के रुपये और संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड जो है उसमें 3 लाख के रुपये। और दोनों में 2 चीज और कॉमन है, वो तो ताम्रपत्र मिलता है और अंग वस्त्रम मिलता है, ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। फेलोशिप वाला में 3 लाख नगद है। इसके अलावा कथक केंद्र या राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान जो है ये कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। एगो सृजन नामक नृत्य स्कूल है आपका उड़ीसा में है, ठीक है, ये आपका जो है महापात्रा साहब, गुरु केलुचरण महापात्रा के द्वारा बसाया गया था। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे ऋषि श्रृंगी मंदिर स्थित है, तो ये आपका फर्रुखाबाद में है ऋषि श्रृंगी मंदिर। भीतरगांव का मंदिर कानपुर SSC ने अभी हाल में पूछा है। फतेहपुर सिकरी में क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा जायजा आपको जरूर रखना है। बुलंद दरवाजा है, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। सलीम चिश्ती की दरगाह है। जोधाबाई है ना, इसके अलावा जोधाबाई का महल है, पंचमहल है, इबादत खाना है। ये सब कभी कहाँ मिलेंगे, सिकरी के अंदर मिलेंगे। बनारस में क्या क्या मिलेंगे आपके, वो तो धमेक स्तूप जो बौद्ध धर्म से हैं। दूसरा आपका मिलेगा भगवान भोलेनाथ की काशी विश्वनाथ मंदिर। इसके अलावा बनारस को संगीत नगरी 2015 में आपका घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। और बनारस में गंगा महोत्सव लगती है, बनारस में देव दिवाली होती है। बनारस को SCO जो है अपना विरासत का राजधानी बनाया था। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में कालिंजर जो है, कालिंजर का किला, ये बांदा में है। बांदा डिस्ट्रिक्ट मानिकपुर से आगे है, मैंने बुंदेलखंड वाले इलाके में। इनके अलावा नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को लोकसभा में किस कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा पेश किया गया था, है ना। मैं आपके साथ एग्जामिनर के जैसे रोल अदा कर रहा हूं इस प्रश्नों में, अगर आप अच्छे से फैक्ट के साथ जानेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है ये आपका जो महिला आरक्षण बिल 2023 है ना, उसी का एक अलग नाम दिया गया है, ठीक है भाई, तो वही क्वेश्चन है। तो ये अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। वर्तमान में अर्जुन राम मेघवाल कौन है, तो भारत के कानून मंत्री हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं हमारे बीच जो किरण रिजिजू को पकड़ के बैठे होंगे कि कानून मंत्री है, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, थोड़ा बहुत तो हवा लेना है मार्केट का कि क्या चल रहा है ना। इसके अलावा महिला आरक्षण विधेयक 2023 को नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम को 128वां है ना, 128वां विधेयक 2023 के नाम से 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था और उसके अगले दिन ही जो है इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था और 106वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे लागू किया जाएगा, है ना। इसके तहत जो है लोकसभा में और राज्य के विधानसभा में अब महिलाओं की उपस्थिति कुल सदस्यों का 1/3 होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे 33%। इस विधेयक को कितने साल के लिए लॉन्च किया गया है, तो 15 साल के लिए एज इट इज कार्यरत रहेगी। इसके अलावा व्हाइट विट्रियोल किसे कहा जाता है, जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्रियोल कहा जाता है। विट्रियोल माने कशिश भी बोलते हैं इसे, ठीक है, कशिश हिंदी में, यहाँ पे व्हाइट विट्रियोल है मतलब सफेद कशिश, श्वेत कशिश, ठीक है। तो ZnSO4 7H2O इसे हम कहते हैं सफेद कशिश या व्हाइट विट्रियोल। फेरस सल्फेट, Fe लग गया लोहा, फेरस सल्फेट FeSO4 है ना, 7H2O को ग्रीन विट्रियोल हरा कशिश कहा जाता है ना। CuSO4 7H2O, Cu तो कॉपर लिखा गया, यहाँ CO लिखना है, ठीक है, यहाँ पे CO कर लेना है, ठीक है भाई, यहाँ पे CO कर लेना है। तो इसे जो है लाल विट्रियोल कहते हैं, ठीक है, लाल विट्रियोल कहा जाता है CuSO4 7H2O को। Cu करेंगे तो कॉपर का सूत्र हो जाएगा और कोबाल्ट का रंग लाल होता है, इसीलिए इसे लाल विट्रियोल में से रखा गया है, ठीक है। कोबाल्ट B12 में पाया जाता है, विटामिन जो
होता है B12। इसके अलावा CuSO4 5H2 इसे ब्लू विट्रियोल कहा जाता है ना, इसे क्या कहा जाता है, ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा, नीला कशिश। H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, विट्रियोल का तेल कहा जाता है। लाल शैवाल और भूरा शैवाल ये दोनों भी आपके एग्जाम में 2-3 साल में 2-3 बार देखे गए एग्जाम के अंदर। तो इसे क्या कहा जाता है, रोडोफाइटा, इसे कहते हैं फियोफाइटा। ये फियोफाइसी कुल से है, ये रेडोफाइसी कुल से है। ठीक है भैया, लाल शैवाल, भूरा शैवाल। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, है ना। शैवाल किस समूह में आते हैं, थाइलोफाइटा समूह में आते हैं। शैवाल में क्या होते हैं, पतिया, जड़, तना ये सब विभक्त नहीं होते हैं, जैसे आपने घर पे काय देखा होगा हैंडपैप के पास। इसके अलावा ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा शुरू किया गया, तो भारत में CBI के द्वारा। आप लोग बताइएगा CBI का गठन कब किया गया था, CBI, LIC, इरडाई, ये सब एगो प्रश्न में हम बताए हैं कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है। ठीक है, तो CBI का गठन कब किया गया था बताइएगा। ऑपरेशन गुरुड़, ये गरुड़ होगा, गुरुड़ नहीं, गुरुड़ मतलब अभिमान हो जाता है भैया, है ना। ये होगा आपका गरुड़, क्या होगा, गरुड़। गुरुड़ मतलब तो घमंड वाला हो गया, गुरुड़ अभिमान, ऐसा नहीं है, ये गरुड़ है। मैं इसे सभी करके दूंगा। ऑपरेशन गरुड़ के तहत जो है जो ड्रग नेटवर्क है ना, उसको समाप्ति करने या फिर उसके जो है पता लगाने के लिए चालू किया गया है CBI के द्वारा। इसके अलावा ऑपरेशन अलर्ट, ये सीमा सुरक्षा बल के द्वारा पाकिस्तान के सीमा पे जो है ज़्यादा बढ़ाया गया है। ऑपरेशन मिशन अमानत समझ गए होंगे, RPF का है। और कल या परसों एक फोटो काफ़ी वायरल हो रहा है कि एक लड़का 2 कच्चा पपीता के लिए जो है RPF में कंप्लेन करता है कि हमारी मम्मी ने कच्चा पपीता दिया था, चोरी हो गया है। वो पपीता बरामद करके उसको दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर में जो है, भारतीय सेना का है, जम्मू कश्मीर के जो ग्रामीण इलाका है या फिर जो LOC के समीप का स्थान है, मैंने आपको बताया था कोई LOC होता है, कोई LAC होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत से चीन को रिलेट करता है और LOC जो है भारत पाकिस्तान के सीमा वाला भाग है। ठीक है भाई, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। तो वहां पे लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है। ऑपरेशन अजय, जो हमास इजराइल में युद्ध चल रहा था, तो वहां जो भारतीय लोग हैं उनको घर लाने के लिए प्रक्रिया है। ऑपरेशन सजग, ये भारतीय तटरक्षक बल का है। बाद में कि ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ऑपरेशन कावेरी। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम दिन तक शासन किस वंश का था, तो ये था भैया खिलजी वंश का। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, 5 वंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे कम दिन तक शासन आपका रहा खिलजी वंश का। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, जो 1320 तक चला, लगभग 30 साल तक, 31 साल तक। इसके अलावा खिलजी वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने दक्षिण विजय, बाजार नियंत्रण प्रणाली, अस्थायी सेना रखने की परंपरा, है ना, सीरी का किला, 1000 खंबा महल, जमानत खाना, मस्जिद, अलाई दरवाजा इत्यादि का निर्माण करवाए थे। ठीक है। इनके अलावा अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को क्या कहते थे, सिकंदर ए सानी, दूसरा सिकंदर कहा करता था। ठीक है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दिनों तक शासन किस वंशों ने किया, तो तुगलक वंश ने, 1320 से 1414 ईस्वी तक। इस वंश पर गयासुद्दीन तुगलक पहली बार नहर निर्माण करवाए। तुगलक वंश ने बड़े पैमाने पर नहर निर्माण कराने वाले फिरोज शाह तुगलक है। कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार में 3 शासक का योगदान है। ऐबक ने स्टार्ट किया, नींव रखा, इल्तुतमिश ने बनवाया, इल्तुतमिश लिख देता हूँ, इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश है ना, तो ये जो है आपका बनवाया। और जो ऊपरी फ्लोर है आज कल का, ये जो है कौन आपका जो है बनवाया है, तो फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा कुतुब मीनार, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया हूँ, जो चीज बताया ना, ये यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है वही बात। इनके अलावा सल्तनत पे 5 वंश का शासन और प्रथम शासक इस प्रकार है। पहला है ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक, 1206 में। गुलाम वंश को इलबारी वंश या ममलूक वंश भी कहा जाता है। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के हैं। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के हैं। खिज्र खां, सैयद वंश के हैं। और बहलोल लोदी, लोदी वंश के स्थापना किए थे। तुगलक वंश में प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने राजधानी को दिल्ली से ट्रांसफर कर दौलताबाद ले गया था, हालांकि फिर से रिवर्ट कर लिया। इब्न बतूता इन्हीं काल में आया था। रेहला किताब लिखा था, मोरक्को से आए थे, अरबी भाषा की किताब लिखे थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने MBT के शासन के दौरान ही किया था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत पे सांकेतिक मुद्रा, है ना, का जो है आपका प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने अमीर या दीवाने कोई कृषि का विभाग की स्थापना करवाए थे। सल्तनत पे
इल्तुतमिश ने चांदी का जो है टका और तांबा का जीतल चलवाया था। तुर्कान ने चिहलगानी दल का गठन किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया था। इल्तुतमिश अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। VVI करके रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन में रजिया देता है। ठीक है, इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। रजिया भारत की प्रथम महिला शासिका थी जिसकी शादी अल्तुनिया से हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बाद में अल्तुनिया और रजिया दोनों की हत्या हो जाती है। इसके अलावा गुलाम वंश के शासक बलबन ने पारसी त्योहार नवरोज स्टार्ट करवाया था। सिजदा एवं पैबोस की प्रथा लगाया था। बलबन भी अपना मकबरा खुद बनवाया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, घोड़ा से गिर के मृत्यु हुई थी इनकी चौगान खेलते समय। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता है। सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे जो 1517 से 1526 तक गद्दी पे बैठा रहा और 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर जीत गए और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। मैक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किसकी अध्ययन किया जाता है, तो अत्यंत सूक्ष्म जीवों का जो है, आपका नाम से ही स्पष्ट है मैक्रोबायोलॉजी है ना, तो इसमें जो है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। और निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। मेमेलोलॉजी ये मैमल से जुड़ा हुआ है, स्तनधारी की अध्ययन की जाती है। हेमेटोलॉजी ब्लड परीक्षण की जाते हैं। पीडोलॉजी में मिट्टी की अध्ययन करी जाती है। एंटीमोलॉजी एंटोमोलॉजी माने कीट पतंग जो होता है ना, तो उसमें जो है आप इंसेक्ट्स वगैरह की अध्ययन जो है आप एंटोमोलॉजी में करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति का सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी जीवन पर विकिरण का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एक सेकेंड गुनगुन, नींद आ रही इनको। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश से कुल कितने राज्य बड़े हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना, तो उत्तर प्रदेश से 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी क्षेत्रफल जो है बड़ा है। उत्तर प्रदेश देश में 4थे क्रमांक के सबसे बड़े राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये 3 राज्य कौन कौन से होंगे, तो आपका राजस्थान, इसके अलावा दूसरा है जी आपका MP और तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये बता दिया ये 3 राष्ट्र। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी जनसंख्या 10 करोड़ के आंकड़ों को पार करते हैं, तो मात्र 3, ये है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार, है ना। तो जरूर ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र दूसरा स्थान जनसंख्या रखता है और तीसरा स्थान बिहार रखता है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम और सबसे कम मिजोरम का जनसंख्या है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटकू गोवा है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार 10 करोड़ वाला बता ही दिया। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल लद्दाख का है। लद्दाख का जन्म कब हुआ था, 2019 में। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दोनों का जन्म 2019 में हुआ था। इनके अलावा 2023 में उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सर्वाधिक GDP वाला अर्थव्यवस्था बन गया है। ये क्वेश्चन को VVI करके रखेंगे। अगर और भी क्लू लगा के अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आपको पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश 2023 में किस राज्यों को पछाड़ कर सेकेंड GDP प्राप्त करने वाली अर्थव्यवस्था बनी है, तो बताइएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु पहले 2 स्थान पे हुआ करता था। पहले स्थान पे काबिज महाराष्ट्र एज इट इज है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु को रिप्लेस करके उत्तर प्रदेश ने जगह ले लिया है। इसके अलावा 2023 में भारत के सर्वोच्च GDP वाला जो राज्य है ये महाराष्ट्र है और ये आगे दिन तक भी रहेंगे। इनके अलावा इसे भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है भाई। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करती है, जिसमें 8 राज्य है और एगो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे छोटकू सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ और सबसे बड़कू सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। मैंने आपको पिछले या इससे पिछले क्लास में बताया था कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2021 बैच के लिए उत्तर प्रदेश को फर्स्ट स्थान मिला था और ग्रामीण में राजस्थान को। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सबसे अधिक खाता खुलवा लिए हैं और सबसे अधिक टोटल खाता जो है जनधन में ये कितना 50.09 करोड़ खुल गए हैं। पुलिकट झील किन 2 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाती है पुलिकट झील। पुलिकट झील हम अधिकांश किताब में तमिलनाडु को पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसकी वास्तविकता को खंगालेंगे तो पुलिकट झील का 95% हिस्सा जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है और 5% हिस्सा जो है तमिलनाडु में पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, वेम्बनाड झील। ये कहाँ पे है, केरल में है।
खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है, उड़ीसा में है। उड़ीसा जो है प्रथम रामसर साइट है इंडिया का। देखिए उस दिन मजाक मजाक में ये बात बता दिया था, अगले ही दिन क्वेश्चन आईबी की एग्जाम में आ गए थे कि भारत का जो है पहला रामसर शहर कौन है, तो ये आपका भैया उदयपुर बन गया है ना, बनेंगे ये, है ना। ये आपका उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। उदयपुर की स्थापना या फिर बसाए किसने थे, तो उदय सिंह सेकंड ने बसाए थे। उदय सिंह सेकंड कहाँ के शासक हुए, तो मेवाड़ के शासक हुए, जैसा कि मैंने मेवाड़ के शासकों का क्रम 2-4 दिन पहले आपको बता दिया था। इसके अलावा ताजा पानी की सबसे बड़ी झील इंडिया में बुलर झील है, जिसका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक चट्टान से हुआ है। इसके अलावा दुनिया में सबसे बड़ी झील कौन सी भैया, कैस्पियन सागर, लेकिन ये खारे पानी की झील है। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी उद्यान जो है ये तमिलनाडु में है। पहले इसका नाम अन्नामलाई वन्य जीव अभयारण्य हुआ करता था। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व टी पुरस्कार से मतलब सम्मानित हो चुके हैं ये वाला टाइगर रिजर्व। वृद्धेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर, पालनी पहाड़ी, मन्नार की खाड़ी जहाँ डुगुंग संरक्षण केंद्र है, तो ये सभी के सभी तमिलनाडु का आकर्षण है, ध्यान रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ लिख लीजिएगा, जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है, दिल्ली समझौता, सांप्रदायिक पंचायत, पूना समझौता, बंगाल विभाजन। तो इसमें सही मिलान जो है दिल्ली समझौता 5 फरवरी 1931 को हुआ था। दिल्ली समझौता को हम गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं, ये 5 फरवरी 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कौन, गांधी जी इस समझौते के बाद, ठीक है। यह समझौता 5 फरवरी 1931 को हुआ था, महात्मा गांधी दूसरे समय भाग लेते। सांप्रदायिक जो पंचायत है ना, पंचाट है ना, कम्युनल अवार्ड नहीं बोलते हैं, तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा थोपा गया था। फूट डालो और राज करो की नीति में वो ये था, है ना। क्यों देखा यहाँ पर सामुदायिक चुनाव पहले ही दे दिया, तो अब क्या बच गया, तो अब जो है पहले हिंदू मुस्लिम अलग अलग वोट करते थे, अब जो है ना कि जो जाति के हिसाब से जो है और तोड़ो इस समाज को, ठीक है। तो ये प्रयास कौन किया था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, है ना। इनके अलावा पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर साहब के बीच में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कोई भी विदेशी जो है ना अच्छा नहीं सोचा इंडिया में आके, सब जो है यहाँ पे, है ना, हमेशा अपने भलाई की ही सोचे, और आज भी यही हो रहा है दुनिया में, अधिकांश लोग अपने भलाई की ही सोचते हैं मेरे भाई, है ना। इनके अलावा बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है धड़ल्ले से पूछे जाते हैं कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ और बंगाल विभाजन को इंट्रोड्यूस कब करवाया गया। तो लागू होती है 16 अक्टूबर 1905 को, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन 20 जुलाई 1905 को ही घोषणा किया गया था। बंगाल विभाजन जिस दिन लागू होता है उस दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। इनके अलावा बंगाल विभाजन के दौरान जो है व्यापक स्तर पे कौन सा आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के समय निरस्त किसके समय हुआ, तो हार्डिंग के समय 1911 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बंबई से हुआ था, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन में गांधी जी को जो है अरुणा आसफ अली का सहयोग भी मिला था। राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या के बारे में उपबंध कौन सा आर्टिकल करता है, तो अनुच्छेद 164 के क में राज्य के विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, अधिकतम न्यूनतम, इसके बारे में जानकारी आपको दिया गया है। किसी भी राज्य के विधानसभा में मंत्री परिषद के मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या का अधिकतम 15% होगा। न्यूनतम संख्या कितनी होगी, मुख्यमंत्री सहित कम से कम 12 होना चाहिए कैबिनेट में राज्य स्तर पे, उससे कम नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 500 सदस्य हो सकते हैं। 60 न्यूनतम विधानसभा में है और विधान परिषद में 40 न्यूनतम है। हालांकि विधानसभा का जो 60 न्यूनतम है इसके बहुत सारे अपवाद हैं इंडिया में। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि विधान परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो उस राज्य के विधानसभा में कितने सदस्य हैं उसके 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, मैक्स 1/3 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारतीय संविधान के जो भाग 6 है ना, ये राज्यों को रिलेट करता है, द स्टेट्स। ये अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है ना। 2 जो है आपका, एक तो आप सभी जानते हैं 1 से 4, 5 से 11, 2 जो है नागरिकता है, 12 से 35 मौलिक अधिकार है,
36 से 51 नीति निषेध तत्व है, 52 से 151 ये संघ को रिलेट करता है, 152 से 237 ये आपको राज्यों को रिलेट करता है। इस प्रकार से भारतीय संविधान के भाग को याद करना है। राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं ये कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। इसके अलावा राज्यपाल का पद 153 में है, राज्यपाल का क्षमादान 161 में है, राज्यपाल 165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। महाधिवक्ता उस राज्य में सबसे बड़े विधिक या कानूनी अधिकारी होते हैं, जैसे सेंट्रल में महान्यायवादी होते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। इसमें कहा गया है कि एक ही आदमी 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सांस्कृतिक संप्रदा संरक्षक अनुसंधानशाला स्थित है? तो ये लखनऊ में है। भारतीय विश्व अनुसंधान केंद्र ये भी लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। लखनऊ चिकनकारी के लिए फेमस है। सिडबी का मुख्यालय भी लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1990 में हुआ था आबिद हुसैन के समिति पे, है ना, जो लघु बैंक है आबिद हुसैन के समिति पे। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में है, VVI करके रखेंगे, है ना, नहीं तो बनारस नहीं मार देना है। ये प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। इसके अलावा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र ये उत्तर प्रदेश के बरेली में है। सेंट्रल फूड बियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये आगरा में है। इसके अलावा खोंड विद्रोह 1837 किस राज्य में हुआ था? तो खोंड विद्रोह जो है उड़ीसा में हुआ था। खोंड उड़ीसा में चक्र बिसोई के द्वारा, आदमी का नाम है भाई, 1837 में किया गया था। पाइका विद्रोह यह भी उड़ीसा में हुआ था 1817 में बख्शी जगबंधु के द्वारा। संबलपुर विद्रोह नाम से स्पष्ट है उड़ीसा के संबलपुर, तो 1833 में हुआ था सुरेंद्र साई के द्वारा। तो ये तीनों उड़ीसा का विद्रोह है जो अच्छे खासे महत्व रखते हैं गेम के लिहाज से। प्राचीन भारत में संथाल विद्रोह ये भी काफी महत्व रखते हैं। सिद्धू और कानू 1855 कैनिंग के द्वारा। छोटा नागपुर के पठारी एरिया यानी, है ना, झारखंड, पश्चिम बंगाल कहिए, उड़ीसा कहिए, इस सब के एरिया में। रंपा विद्रोह ये 1879 ये कहाँ पे हुआ था? सीताराम राजू के द्वारा आंध्र प्रदेश में। गंजाम विद्रोह 1800 ईस्वी में श्रीकर भज के द्वारा तमिलनाडु में। सन्यासी विद्रोह 1870 में गिरी संप्रदाय के लोगों के द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया था। कूका आंदोलन में डायरेक्ट नामे पूछता है तो राम सिंह बालक सिंह या फिर भगत जवाहर मल के द्वारा पंजाब में 1840 में किया गया था। कंप्यूटर स्टोरेज के मामले में एक निबल का वैल्यू कितना होता है? तो एक निबल का वैल्यू 4 बिट होता है। ठीक है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 1 बाइट बराबर 8 बिट। अब हम बाइट में चलेंगे। 1024 बाइट बराबर 1 KB यानी किलो बाइट। 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB मतलब मेगा बाइट। 1024 मेगा बाइट मतलब 1 TB ये मतलब टेरा बाइट। 1024 गीगाबाइट, माफ कीजिएगा, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होगा। ठीक है, और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। इस प्रकार से ये चलता रहता है। प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कंप्यूटर में किसकी जो है PD में इस्तेमाल किया गया? ध्यान रखेंगे, पहला में निर्वात का, दूसरा में ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का आविष्कारक बार्डिन एवं शॉकले है। तीसरा में IC चिप का, इसके आविष्कारक जैक किल्बी है। चौथा में माइक्रो प्रोसेसर का, और पांचवा में जो अभी चल रहा है चौथा और पांचवा कंबाइन रूप से, तो पांचवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। एलेक्सा का नाम आपने सुना होगा। इनके अलावा गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण के अनुसार जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो भूमि कृषि योग्य नहीं हुआ करता था ना, उसे खिल कहा जाता था। आप लोग मुझे ऋग्वेद के संदर्भ में खिल से संबंधित एक प्रश्न उत्तर लिख के भेजेंगे। ठीक है भाई, ऋग्वेद के संदर्भ में। इसके अलावा गुप्त काल में जो भूमि कृषि योग्य हुआ करता था उसे क्षेत्र कहा जाता था। आज भी क्षेत्र हम कहते हैं। इसके अलावा जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था, और जो पशु चराने योग्य भूमि हुआ करता था उसे जो है चारागाह, और जहां पे लोग निवास करते थे उसे वास्तु कहा जाता है। तो गुप्त काल की बहुत सारे चीज आज हमारे यहाँ मिलता है। जहां पे जानवर चरते हैं उसे चारागाह ही कहा जाता है। वास्तु दोष वगैरह का नाम आपने सुना होगा, जो गृह प्रवेश के समय लोग कराते हैं वास्तु शांति के लिए पूजा पाठ। तो ये भी आवासीय से संबंधित है, तो यहाँ से आप चीजों को याद रख सकते हैं। इसके अलावा गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, है ना। अंतिम शासक विष्णु गुप्ता था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे भैया? है ना, हरिसेन ने क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति। इसके अलावा
जो गुप्त संबंध है ना उसकी रचना किया, मतलब चालू किए थे चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त को सिक्का पे बीना बजाते दर्शाया गया है। गुप्त काल में दान विभाग का प्रधान अग्रहरि, न्यायाधीश को महादंड नायक, पुलिस विभाग के जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था उसे दंडपाशिक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी को महासेनापति कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम थे और नालंदा विश्वविद्यालय के क्षति पहुंचाने वाले बख्तियार खिलजी थे। गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्का कौन जारी किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया। और इस सोना से जो सिक्का बनता था उस काल में उसका नाम दिनार था, जो आज कई सारे देशों का उनका करेंसी है। दिल्ली स्थित जो लौह स्तंभ है ना उसका संबंध विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी सेकेंड से है और इन्हीं के काल में फहियान भारत आया था। अकबर के काल में भूमि व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था, है ना। इसका नाम था पोलज, परती, चांचर, बंजर। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे अच्छे से जाओ। इसके अलावा सुंडा जल संधि के दौरान हिंद महासागर में कौन सा सागर जुड़ा हुआ है? सुंडा जल संधि के द्वारा हिंद महासागर से कौन सा सागर जुड़ा हुआ है? तो जावा सागर। जावा सागर, सुमात्रा द्वीप, ये सब आपको याद आया कहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा स्वेज नहर से लाल सागर जुड़ते हैं स्वेज नहर के द्वारा लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ा गया है। बेरिंग जल संधि के द्वारा बेरिंग सागर से चुकछी सागर, जो अलास्का और रूस, अगर आपके अवस्थिति के अनुसार पूछे तो अलास्का और रूस होता है, जो बेरिंग जल डमरू मध्य या बेरिंग जल सागर के द्वारा जुड़ा हुआ है। डेविस जल संधि के द्वारा बेफिन की खाड़ी से अटलांटिक महासागर को जोड़ा गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, जो इसकी अवस्थिति ग्रीनलैंड और कनाडा में है। इनके अलावा टोरस जल संधि के द्वारा पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया अलग होता है। पाक जल संधि के द्वारा मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी को जोड़ा गया, जो भारत और श्रीलंका की सीमा रेखा भी तय करता है। मलक्का जल संधि के द्वारा अंडमान सागर से दक्षिणी चीन सागर को जोड़ा गया है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है ना। दक्षिणी चीन सागर दुनिया में सबसे बड़े सागर है, समुद्र है, और सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर है। निम्नलिखित में से कौन सी जाति उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती? बैगा, अगरिया, थारू, बाल्टी। तो बाल्टी जनजाति है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। बाद बाकी उत्तर प्रदेश में बैगा, अगरिया, थारू, भोटिया, गोंड, बुक्सा पाया जाता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक SC अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, और अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो मध्य प्रदेश में रहते हैं सबसे अधिक। जम्मू कश्मीर में आएंगे तो बाल्टी होगा, चंपा होगा, गद्दी, ये गुज्जर, बकरवाल, ये सब जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाली जनजातियों में से है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति में गोंड आ जाएंगे, कोरकू, कोल, अगरिया, भील, ये सब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ST जनसंख्या निवास करती है। आइनू जापान की है, खिरगिज एशिया के स्टेपी प्रदेश में, सेमांग मलेशिया में, बेद्दा श्रीलंका में, ये सब जो है आपके इंटरनेशनल वाली जनजाति है जो रहते हैं। इनके अलावा किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंतःक्रिया और एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आज जो भी विकसित देश वगैरह हैं ये सब फार्मूला अपना के हुआ है। ठीक है, तो ये वैश्वीकरण है ना, ये है वैश्वीकरण। निजीकरण भी एक होता है, इसमें क्या होता है? विराष्ट्रीकरण या विनिवेश को निजीकरण कहा जाता है। जैसे कोई सरकारी आपके पास पैसा है, आप पैसा देके जो उसको लीज पे ले लिए, है ना, निजी हो गया, प्राइवेट हो गया, बहुत सारे चीज ऐसा हो रहा है, तो निजीकरण से नाम से स्पष्ट है। इसके अलावा उदारीकरण, इसमें क्या होता है कि सरकार का जो भी नियम होती है उसमें ढील दिया जाता है, छोड़ा जाता है, नियम कम किया जाता है ना। एक तरीके से उदारता, इसी से उदारीकरण बना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध को कम करना। 1991 में आर्थिक नीति को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर PV नरसिम्हा राव के काल में, है ना। तो इसमें भी उदारीकरण, वैश्वीकरण और आपका जो है निजीकरण पे बल दिया गया था। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था? भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है? सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का समावेशन होता है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जोड़े, शेयर करें, अपने घर परिवार में जो भी पढ़ रहे हैं उनको जरूर शेयर करें ताकि उनके तक भी ये अच्छा कंटेंट जरूर पहुंचे। दोस्तों मैं आपका बिना टाइम गवन किए हुए सिर्फ काम की बात करता हूँ और उतना ही पढ़ाता हूँ जितना एग्जाम में आने लायक है। बाद बाकी की चीज तो बहुत लोग पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है भाई, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाद बाकी PDF से के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप जो है बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो है आपका मैसेज कर। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। कल 2 वीडियो आएगी, एक आपका SSC का क्लास नंबर 12 आएगा और बिहार SSC का क्लास नंबर 23 आएंगे। तो दोनों वीडियो को देखिएगा। कल मेरा रेस्ट है तो 2 वीडियो बनाए जाएंगे, मैं पूरा कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय श्री राम।